बौद्ध दर्शन, क्योंकि पिछला ये टॉपिक हमारा चल रहा है, उसी का थोड़ा सा पिछला चीज़ें हम रिवीजन करेंगे। तो अभी तक जो हमने पढ़ाया है बौद्ध दर्शन में, तो बौद्ध दर्शन का तीनों तत्व बताया है कि बौद्ध दर्शन क्या है। बौद्ध दर्शन में तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा में क्या क्या है, क्योंकि इन्होंने तत्व की बात नहीं की। बौद्ध दर्शन की शिक्षाएं क्या जो है, बौद्ध दर्शन के सिद्धांत क्या हैं, ठीक है। तो हमने जो पढ़ा उसका एक बार पिछला रिवीजन करके फिर आगे चलते हैं कि शिक्षाएं में बौद्ध दर्शन में गौतम बुद्ध की जीवनी पढ़ें, फिर बौद्ध साहित्य पढ़ें, त्रिपिटक, फिर बौद्ध दर्शन के मूल सिद्धांत पढ़ें, फिर गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए शिक्षाएं 4 आर्य सत्य पढ़ें, ठीक है। फिर हमने शिक्षा का मीनिंग पढ़ा, ठीक है, शिक्षा का मीनिंग पढ़ा। फिर हमने सिद्धांत पढ़ा, प्रिंसिपल्स पढ़े। फिर हमने क्या पढ़ा, एजुकेशन मीनिंग, ठीक है, प्रिंसिपल्स। उसके बाद से एम्स पढ़े, शिक्षा के एम्स ऑफ एजुकेशन। फिर हमने करिकुलम पढ़ा, शिक्षा के क्या पाठ्यक्रम इन्होंने क्या पढ़ा है, लौकिक और पारमार्थिक पढ़ा ना, लौकिक और अलौकिक शिक्षा के पाठ्यक्रम। यानी कि शिक्षा गौतम बुद्ध की ने हमने उनकी सिद्धांत पढ़ लिए हैं, शिक्षाएं पढ़ लिए हैं, 4 आर्य सत्य के बारे में हमने उनके तत्व पढ़ लिए हैं, शिक्षा का मीनिंग पढ़ लिया है, प्रिंसिपल पढ़ लिया है, इन्होंने सिद्धांत क्या क्या बताए थे, पाठ्यक्रम पढ़ लिया है और उसके उद्देश्य पढ़ लिए हैं। अगला हमारा आता है, अच्छा, पाठ्यक्रम में हमने जो है लौकिक और आध्यात्मिक जो विषय पढ़े थे, इनमें 5 विधाओं की बात हम कर रहे थे, उसी पे हमने रोका था। 5 विधाएं, तो 5 विधाएं जो थी बौद्धिक काल में वह क्या थी, 5 जो विधाएं थी वो क्या क्या थी, शब्द विद्या, हाँ, शिल्प विद्या, शब्द विद्या, चिकित्सा विद्या, हेतु विद्या और अध्याय विद्या, ठीक है। क्या है, 5 विधाएं हम पढ़ रहे थे। विधाएं ये क्या है, पाठ्यक्रम में, करिकुलम में है, क्या क्या था, शब्द विद्या, शिल्प विधा, फिर नहीं, तीसरा हेतु विद्या, अध्यात्म और चिकित्सा विद्या। नहीं हुआ ना, वही तो हम बता रहे थे। तीसरा चिकित्सा विद्या, हेतु विद्या, और हेतु मतलब क्या होता है, तर्क शास्त्र, समझ में आया। तर्क जैसे जिसमें विभिन्न विषयों में या धर्मों में आपस में क्या संबंध है उनके बारे में तर्क करना। शब्द विद्या यानी शब्द ज्ञान, ठीक है ना, जहाँ व्याकरण भाषा का ज्ञान। शिल्प विद्या जहाँ करके सिखाया जाए, व्यावसायिक प्रशिक्षण। चिकित्सा विद्या, ठीक है, आयुर्वेद वगैरह का ज्ञान, शल्य चिकित्सा का ज्ञान दिया जाए। हेतु विद्या जहाँ पे तमाम दार्शनिक विषयों का या सिद्धांतों का इनके या अन्य जो है धर्मों के साथ इनकी तुलना की जाए, तर्क दी जाए उसके बारे में। और अध्यात्म यानी कि 4 आर्य सत्य के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, हाँ, जो शिक्षा मठ और विहार में दी जाती थी। ये इन्होंने 5 जो है विधाएं बताए हैं, ये भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं, 5 विधाएं। अब यहाँ तक हमारा कोर्स हो गया। अब आगे हम बढ़ते हैं शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड, ठीक है। शिक्षण विधियां इन्होंने क्या कहा है, 1 मिनट, विधियां बता रहे। सबसे पहली बात, शिक्षण विधियां को इन्होंने 2 कैटेगरी में रखा, एक व्यक्तिगत है, एक सामूहिक। व्यक्तिगत, दूसरा सामूहिक।
व्यक्तिगत विधियां क्या हैं? व्यक्तिगत यानी कि श्रवण मनन और निधिध्यासन, जो आप स्वयं चिंतन और मनन करते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत विधियों में क्या आ जाएगा? स्वाध्याय आ जाएगा, स्वाध्याय मनन और चिंतन हो जाएगा, जहां पे आप स्वयं स्व अध्ययन करें, ठीक है, उन विषयों पर विचार करें। चिंतन मनन का मतलब होता है उसमें गहन विचार करना, ठीक है। जो आप पढ़ रहे हैं, जो अध्ययन कर रहे हैं, उन विषयों पर गहन अपने तर्क देना, अपना उस पर अध्ययन करना। सामूहिक विधियां क्या हो जाएंगी? प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, व्याख्यान यानी उपदेश है ना, वही उपदेश विधि। हाँ, प्रश्नोत्तर विधि, चर्चा परिचर्चा खूब होता था, ठीक है। चर्चा क्या होता था? चर्चा विधि, चर्चा परिचर्चा होता था। उपदेश विधि, जिसको यहाँ पे व्याख्यान विधि को कह सकते हैं। व्याख्या विधि, व्याख्या विधि भी हो जाएगा, विभिन्न विषयों का या सूक्तों का व्याख्या करना। अनुकरण विधि भी हो सकता है। अनुकरण किस में करते थे? जब हम प्रशिक्षण लेते थे, ठीक है। अनुकरण विधि, यानी कि भ्रमण विधि भी चलता था। क्या है? देशांतरण विधि, हाँ, भाषण वही हो जाएगा, भाषण व्याख्यान वही हो जाएगा, ठीक है। भाषण, देशांतरण विधि, जिसको भ्रमण, बहुत भिक्षु घूम घूम के चीजों के बारे में ज्ञान प्राप्त कराते थे। ये सारी विधियां बच्चों को सामूहिक रूप से कराई जाती थी, सिखाई जाती थी, ठीक है। अब अगला आते हैं इनके शिक्षण जो है, शिक्षक के बारे में। अगला टीचर, टीचर के बारे में इन्होंने क्या कहा है, और छात्र के बारे में क्या कहा है। टीचर जो होते थे, जो शिक्षक होते थे, जो गुरु होते थे, वह क्या होते थे? दो प्रकार से बताए गए हैं, उपाध्याय और आचार्य। कौन? उपाध्याय और आचार्य, दो रूप बताए गए हैं। उपाध्याय, गुरु को उपाध्याय कहते थे और छात्र को क्या कहते थे? श्रमण या सामनेर। क्या कहते थे? श्रमण या सामनेर, ठीक है। ये तो टीचर हो गया, टीचर को उपाध्याय कहते थे और दूसरा आचार्य कहते थे। अब उपाध्याय और आचार्य, उपाध्याय कौन होता था? जो ज्ञान देता था, विषय का ज्ञान देता था। कौन करता था? विषयों का ज्ञान देने वाला। और ये क्या करते थे? भिक्षुओं को भी ज्ञान देने का कार्य करते थे और छात्रों को भी, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो विषयों का ज्ञान कौन देता था? उपाध्याय देते थे। यह विषय विशेषज्ञ होते थे। एक बार ध्यानिएगा, बौद्ध काल में स्पेशलाइजेशन पे विशेष यानी विशिष्टीकरण, किसी एक जो है कह सकते हैं ना शास्त्र का या किसी एक विषय का विशेष प्रशिक्षण देने का, विशेष जो उसका ज्ञान देने का कार्य किया जाता था। इसलिए स्पेशलाइजेशन माने कि विशिष्टीकरण किया जाता था, यानी कि हर गुरु के पास कुछ विशेष ज्ञान होता था। जैसे होता है ना इस समय कि हर विषय का एक अलग अलग विषय के अलग अलग विषय ज्ञाता होते हैं और उनको विशेष जो है अपने विषय से संबंधित चीज़ों को पढ़ाते हैं। वैसे ही बौद्ध काल में भी अलग अलग विषयों के अलग अलग उपाध्याय होते थे, गुरु होते थे। इसलिए स्पेशलाइजेशन पे यानी विशिष्टीकरण पे उनका जोड़ था, जो उसके पहले नहीं था। पहले गुरुकुल में क्या था? एक ही गुरु होते थे और सारी चीज़ों का ज्ञान देते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हो गया। आचार्य क्या होते थे? जो नियम और कानूनों को, नियम एवं कानून को जो कानून या नियम जो सिद्धांत को बताते थे, जो अनुशासित रखते थे। क्या करते थे? जो अनुशासन में रखने का कार्य करते थे, अनुशासन में रखने का कार्य करते थे। एक बात जानिएगा, बौद्ध कालीन जैसे वैदिक कालीन में शिक्षण जो था, शिक्षक के ऊपर वह शिक्षक स्वतंत्र था,
ठीक है। वह स्वतंत्र अपने जैसे हर गुरुकुल में हर उनके अपने अपने नियम होते थे, लेकिन कुछ नियम तो होते थे जो ब्रह्मचर्य का पालन करना, उनके रोज सुबह से शाम तक जो नियम है, शाम सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण ना करना, है ना, और सारी दिनचर्या थी वो तो सबके लिए समान थी, लेकिन गुरु के व्यक्तिगत निर्देश में उनके शिक्षण कार्य चलते थे। ठीक है। बौद्ध काल में ऐसा नहीं था। बौद्ध काल में जो इनका जो था प्रशासन, वह प्रशासन क्या था, केंद्रीय, एक तरह से देखा जाए तो संघीय प्रशासन था, संघ के हाथों में था। इसीलिए जो इसके शिक्षक थे, जो इसके जो उपाध्याय या जो आचार्य थे, ये भी उन नियमों का पालन करते थे। संघ का नियम सबसे ऊपर था, संघ का नियम सबसे ऊपर था, और उन नियमों का पालन करना छात्रों के साथ साथ गुरुओं के लिए भी जरूरी था। ठीक है। अगर कोई उस नियम का पालन नहीं करता है तो या नियमों का उल्लंघन करता है, उसे संघ से निष्कासित कर दिया जाता था। उनका अंतिम दंड यही था, संघ से निष्कासित कर दिया जाता था। तो ये समझ में आया। अब छात्र देख लेते हैं, स्टूडेंट। छात्र क्या थे गुरुकुल में, और 5 नियम इनके बताए गए हैं, सबके लिए समान है, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे आचार्य हो, चाहे उपाध्याय हो, चाहे वह छात्र हो। ठीक है, सबके लिए समान थे। अब छात्र क्या था, अभी हमने बताया छात्र क्या था, श्रमण या सामनेर कहते थे। ठीक है ना, सामनेर कहते थे। छात्र क्या था, छात्र संघ में सम्मिलित होने के लिए, जब वह शिक्षण के लिए संघ में जाता था, पहली बात बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में प्राथमिक शिक्षा फ्री था, निःशुल्क था। प्राथमिक शिक्षा में जैसे भाषा का ज्ञान, व्याकरण, गणित की प्रारंभिक ज्ञान दिया जाता था। ठीक है। उच्च शिक्षा के लिए वह कहाँ जाते थे, संघ में जाते थे। ठीक है। और उसके बाद से भी एक भिक्षु शिक्षा होता था। वह भिक्षु शिक्षा कौन लेता था, वह जो भिक्षु बनने के योग्य होता था, या जिसको भिक्षु बनना होता था। अब भिक्षु कौन बनता था, जो आजीवन शिक्षक बने रहता था, जो आजीवन संघ का सदस्य हो जाता था। ठीक है। 3 स्तर थे, एक भिक्षु शिक्षा भी था उच्च स्तर पे। तो जब ये संघ में प्रवेश करते थे छात्र, तो क्या होता था, वहां पे संघ के कुछ नियम होते थे। ठीक है। 3 शब्दों के बोलने के बाद वह संघ में प्रवेश करते थे, तो उनको क्या कहा जाता था, शरणार्थी। ठीक है। और ये क्या कहते थे, बुद्धम शरणम गच्छामि कहते थे ना, बुद्धम शरणम गच्छामि। धम्मम, धम्म हमने कहा था ना, धम्म चक्र परिवर्तन, धम्मम शरणम, और अच्छा संगम, संघम, संघ होता था ना, संघम, और इन्हें शरणार्थी कहा जाता था, जो संघ के शरण में जाते थे। और यहाँ इन छात्रों को जब वो संघ में प्रवेश करते थे, तो 10 आदेश दिए जाते थे। किसके द्वारा, संघ द्वारा। वो 10 आदेश क्या कहा जाता था, 10 सिक्का पदानी कहा जाता था। 10 आदेशों को क्या कहा जाता था, 10 सिक्का पदानी। उन 10 आदेशों का पालन करना इन छात्रों के लिए आवश्यक होता था। इन्हें जो जब संघ में 10 आदेश जिसे कहे गए हैं, इन छात्रों को दिया जाता था, वो 10 सिक्का पदानी इस कहा जाता था, 10 आदेश का। हाँ, वही सिक्खा, ख या क वही हो जाएगा, एक मिनट, हाँ, सिक्खा पदानी, यानी कि 10 उन शब्दों का, उन आदेशों का पालन करना जरूरी होता था। ठीक है। तो ये छात्र हो गए।
छात्रों की जो प्रवेश दिया जाता था, ये जो प्रवेश होता था संघ में, इसको क्या कहते थे? पवज्जा संस्कार। पवज्जा संस्कार। एक बात जानिएगा, हमने पहले ही बताया था कि जैसे वैदिक काल में हर कार्य संस्कार से शुरू होता था, क्योंकि भारतीय जो दर्शन है, भारतीय जो शिक्षा व्यवस्था है या भारत की जो संस्कृति और सभ्यता है, उसमें संस्कारों को विशेष महत्व दिया गया था। वैदिक काल और बौद्ध काल जो है भारतीय विचारधारा ही है, ये भारत में ही उत्पन्न हुआ है, इसलिए ये भी कहीं ना कहीं संस्कारों को नहीं छोड़े हैं। ठीक है, तो इन्होंने शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेने के लिए, जैसे वहाँ पे हो ना शिक्षा प्रारंभ करने के लिए या गुरुकुल में जाने के लिए क्या होता था? उपनयन संस्कार होता था। वैसे इनको शिक्षण संस्थाओं में संघ में प्रवेश करने के लिए, बौद्ध विहार और मठ में प्रवेश करने के लिए पवज्जा संस्कार होता था। ठीक है, और यहाँ पे शरणार्थी को स्नान कराकर उनके जो है पैतरी पहनाकर, हाँ वो पैतरी पहनाकर और फिर उसको उसमें लिया जाता था। ठीक है, तो उसमें लिया जाता था। ठीक है, तो एक ये जो है संस्कार जो था, ये बौद्ध धर्म में भी, बौद्ध शिक्षा पद्धति में भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, पवज्जा संस्कार से बौद्ध। अगला हम चलते हैं, इसके छात्र हो गए। अब इनकी जो शिक्षा की व्यवस्थाएं थी, जो है शिक्षण विद्यालय क्या थे, इनके विद्यालय क्या थे? सबसे पहली बात थोड़ा देख लेते हैं, शिक्षक और छात्र जो संबंध थे, हमने वैदिक शिक्षा को देखा, यहाँ पे शिक्षक छात्र संबंध जो थे, जैसे वैदिक काल में था पिता पुत्र के समान थे। क्या था? पिता पुत्र के समान थे। गुरु के जो है वह समीप में रखकर छात्रावास। पहली बात, बौद्ध शिक्षा पद्धति में, बौद्ध दर्शन में हम देखते हैं कि शिक्षण की व्यवस्थाएं बौद्ध मठों और विहारों में होती थी, और बौद्ध मठ और विहार उसमें छात्रावास भी होता था। दूर दूर से छात्र इस विहार में रहने आते थे और शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला, विक्रमशिला, ये जो शिक्षण संस्थाएं थी, इनके शिक्षण संस्थाएं क्या थी? मठ और विहार थे। विद्यालय क्या थे? मठ और विहार थे। ठीक है, तो पिता और पुत्र किस जैसे संबंध थे, क्योंकि उन्हीं के पास वो रहते थे। उनके बीमारी की अवस्था में उनके हर चीज का वो ध्यान रखते थे, और उसके साथ ही अनुशासन का भी ध्यान रखते थे। अगर वो अनुशासित नहीं रहे तो उनको जो है उस संघ से या उसमें दंड देने का भी कार्य करते थे। उनके दंडाधिकारी करते थे उस संघ के। अलग अलग पद बौद्ध संघ में ऐसा देखते हैं, बौद्ध शिक्षा पद्धति में हम ऐसा देखते हैं कि इन संघों के नियमों का पालन करना अनिवार्य होता था, और जो पालन नहीं करता था उसको एक विशेष अलग अलग कार्यों के लिए उसके पदाधिकारी चयन होते थे। और जो छात्रावास की व्यवस्था देखते थे, भोजन की व्यवस्था देखते थे, उनके रहने, खाने, पढ़ने, पढ़ाने, हर चीज़ की। तो ये जो अधिकारी थे उसमें दंडाधिकारी दंड देने का भी कार्य करते थे। तो उन छात्रों को उनके सामने पेश होना पड़ता था। ठीक है, और उनके द्वारा दिए गए दंड का पालन करना पड़ता था। ठीक है, तो उनके एक तरह से देखा जाए तो यह छात्रावास की व्यवस्था किस में थी? बौद्ध शिक्षा में थी। दूसरी बात कि अगर हम विद्यालय के में देखें, उच्च शिक्षा में प्रवेश की बातें करते थे, भिक्षु शिक्षा में जो प्रवेश करते थे तो उन्हीं छात्रों को प्रवेश दिया जाता था जो छात्र भिक्षु बनने के योग्य हैं। तो उनका पहले प्रवेश परीक्षा कराई जाती थी, उनका एंट्रेंस पेपर होता था, ओरल होता था, उनके ज्ञान का, उनके जो है अनुशासन का, उनके चरित्र का, उनके सारे व्यक्तिगत उनके व्यक्तित्व का परीक्षण कराया जाता था। उसमें जो पास होता था वही भिक्षु बनता था, और भिक्षु ही आजीवन शिक्षक होता था। तो यहाँ पे शिक्षक का पेशा। दूसरी बात, बौद्ध दर्शन में क्या है, वहाँ पे वर्ण व्यवस्था आधारित थे। यहाँ पे आपके कर्मों के आधार पे आपको चयन मिलेगा। जैसे अगर आप शिक्षक बनने योग्य हैं तभी बन सकते हैं, वरना नहीं। ऐसा नहीं था कि कोई वर्ण को स्पेशली उसके लिए जो है शिक्षक बनने के लिए, जैसे वैदिक काल में था कि ब्राह्मण ही शिक्षक हो सकते थे, ब्राह्मण ही गुरु हो सकते थे। ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं था, सबको शिक्षा पर समान अधिकार था।
ठीक है, ये चीजें हमें देखने को मिलता। अगर विद्यालय की बात करें, विद्यालय क्या था? बौद्ध मठ और विहार थे, ठीक है ना, बौद्ध मठ और विहार थे। ये मठ और विहार इनके धर्म के भी केंद्र थे, धर्म के केंद्र थे और साथ में शिक्षा के भी केंद्र थे, ठीक है, प्लस शिक्षा के भी केंद्र थे। तो ये विद्यालय इनके मठ और विहार हो गए। अगला हम बात करते हैं अनुशासन की। अभी हमने बताया था अनुशासन की, इसको मिटाएं कि ना मिटाएं? अनुशासन की बात करें तो बौद्ध धर्म में यानी बौद्ध शिक्षा पद्धति में, बौद्ध दर्शन में हम देखते हैं कि संघ के नियमों का पालन करना आवश्यक है, संघ के नियमों का पालन करना आवश्यक है और उन नियमों को छात्र स्वयं पालन करते थे, स्वयं उसके अनुसार अपना व्यवहार करते थे। उन 10 आदेशों का पालन करना जरूरी था और 10 आदेशों के साथ ही अष्टांगिक मार्ग, अभी हमने बताया था ना, क्योंकि क्या आध्यात्मिक शिक्षा या परमार्थिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए क्या था, उन अष्टांगिक मार्गों पर चलना जरूरी था। उनके जो है उसके साथ ही जो त्रिरत्न है उनका पालन करना जरूरी था। इनके साथ ही इनके पंचशील सिद्धांत, पंचशील सिद्धांत आप देखेंगे बौद्ध में भी है और जैन में भी है। पंचशील सिद्धांत क्या थे? हिंसा ना कर्या, सत्य, अस्तेय, है ना, ब्रह्मचर्य, सत्य यानी हिंसा ना करना, चोरी ना करना, पर स्त्री गमन ना करना, है ना, चुगली या झूठ ना बोलना और कोई नशीली पदार्थों का सेवन ना करना। तो अनुशासन में क्या था? पंचशील सिद्धांत थे, सिद्धांतों का पालन करना और इसके साथ ही स्वानुशासन, स्वानुशासन, स्वानुशासन या आत्म अनुशासन की बात के, ठीक है, इनके जो है 10 आदेशों का पालन करना और साथ ही इसके साथ ही इन्हें अष्टांगिक मार्ग पे चलना, ठीक है, अष्टांगिक मार्ग पे इनका पालन करना, ये अनुशासन था वहाँ संघों का। तो इस तरह से देखा जाए तो बौद्ध शिक्षण संस्थानों में संघों का अनुशासन कैसा था? कठोर था। कैसा था? कठोर था, कह सकते हैं कठोर अनुशासन था, ठीक है। अब ये हो गया इनके अनुशासन। बौद्ध शिक्षण पद्धति में अनुशासन, डिसिप्लिन कठोर था, बहुत स्ट्रिक्ट था और संघों के नियमों का पालन जितना छात्र को जरूरी था करना उतना ही वहाँ के शिक्षक को भी जरूरी था, गुरु को भी संघों का नियम पालन करना जरूरी था, नियमों का, ठीक है। अब शिक्षा के कुछ और पक्ष थे, जैसे कि बौद्ध शिक्षा पद्धति में जैसे शिक्षा पर सबका अधिकार था, ठीक है, सभी को शिक्षा, जो ऐसा नहीं था कि वर्ण व्यवस्था आधारित थी, शिक्षा पे सभी को अधिकार था। धार्मिक बौद्ध धर्म दर्शन की शिक्षा दी जाती थी, तो धर्म के साथ साथ शिक्षा की व्यवस्थाएं थी, कला कौशलों का प्रशिक्षण किया जाता था, है ना, उनके। अब यहाँ व्यवसाय, बौद्ध शिक्षा पद्धति में व्यवसाय चुनने का जो अधिकार था, जैसे वैदिक में था वैसे नहीं था। आप वर्ण के आधार पे अपने व्यवसाय नहीं चुन सकते, आप अपनी योग्यता के आधार पे अपने व्यवसाय को चुन सकते थे। इसीलिए वैदिक कालीन शिक्षा के बाद बौद्ध शिक्षा बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ। इनकी शिक्षण संस्थाओं में छात्रों की संख्याएं ज़्यादा थी, ठीक है, यह बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ। एक चीज़ हम देखते हैं स्त्री शिक्षा की, तो स्त्री शिक्षा की बहुत ज़्यादा इसमें परिवर्तन वैदिक से इसमें नहीं हुआ था, क्योंकि संघों में पहले स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था।
इसलिए क्यों, उसमें दुराचार पैदा होगा, उसमें इस तरह के जो है अनुशासनहीनता हो जाएगी, इसलिए यह स्त्रियों को वर्जित कर दिए थे, संघों में नहीं जाने देते थे। बाद में कुछ शिक्षा प्राप्त स्त्रियों के नाम आते हैं, लेकिन वही स्त्रियां थीं जो उच्च घरानों की थीं, ठीक है, जो ऊंचे परिवार की थी, या जो संघों के ही सदस्यों की या उनके जो धर्म को अपनाए थे राजा महाराजा, उन्हीं की पुत्रियां थीं, ठीक है। तो इसलिए इन्हें स्त्री शिक्षा के बहुत ज़्यादा ये भी पक्ष में नहीं थे, इनके काल में भी स्त्री शिक्षा का विकास नहीं हुआ था। अब इसकी मूल्यांकन की तरफ चलते हैं हम, इवैल्यूएशन, बहु शिक्षा पद्धति की या दर्शन की हम इवैल्यूएशन करते हैं। मूल्यांकन पूछता है, विशेषताएं, मूल्यांकन वही हो गया, तो क्या हो जाएगा अगर मेरिट देखें तो मेरिट देखें तो क्या होगा, इसके कौन कौन से जो है विशेषताएं थी। पहली बात, गुरुकुल में, वैदिक काल में गुरुकुल की व्यवस्था गुरु के व्यक्तिगत हाथों में थी, लेकिन बौद्ध काल में गुरुकुल की, हाँ, तो वैदिक काल में शिक्षा की व्यवस्था गुरुओं के या गुरुकुल के गुरु के व्यक्तिगत हाथों में थी, उनकी अपनी व्यवस्थाएं थीं। लेकिन बौद्ध शिक्षा पद्धति में गुरुकुल की व्यवस्था या मठ या विहारों की व्यवस्था किसके थी, संघ के हाथ में थी, यह संघीय व्यवस्था थी। तो पहली बात यहाँ पे पहला ऐसा परिवर्तन हुआ वैदिक शिक्षा पद्धति की एक तरह से देखा जाए, उसके विरोध में यह पद्धति आई। तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था क्या थी, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, यह संघीय प्रशासनिक व्यवस्था थी। किसमें, क्योंकि संघ के नियम ही सर्वोपरि थे। संघीय प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है। एक विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय थे, एक विश्वविद्यालय जैसे कि आज क्या है, विश्वविद्यालय से एक विश्वविद्यालय से अनेक महाविद्यालय अटैच होते हैं ना, वैसे इनके काल में भी था, ठीक है। विश्वविद्यालय से अन्य भी महाविद्यालय उसे संबंधित होते थे, ठीक है। उनके जो उपाध्याय या जो उसके आचार्य थे, वो सब अपने भाषण या ऐसे शिक्षा देने के लिए या जैसे गेस्ट लेक्चर के लिए बुलाया जाता, वैसे इनके काल में भी होता था, ठीक है। वो परीक्षा लेने के लिए बुलाए जाते थे। इस तरह की व्यवस्थाएं बौद्ध काल में देखने को मिल रहा है, तो बहुत बड़ा परिवर्तन था। दूसरी बात, प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क थी। तो जहाँ पे हम वैदिक काल में टोटल शिक्षा निःशुल्क थी, वहाँ पे बस गुरु क्या करता था, गुरु दक्षिणा लेता था, वो भी शिष्य के स्वेच्छा से था, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे क्या था, प्राथमिक शिक्षा तो निःशुल्क थी, लेकिन उच्च शिक्षा क्या था, थोड़ा बहुत शुल्क लिया जाता था। यहाँ पे शुल्क लिया जाता था, ठीक है। तो जो प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क की बात हम स्वतंत्रता के पहले, यानी कि जो है पहले शिक्षा में जब वो आया ना, क्या कहते हैं, अरे शिक्षा में जब क्रांति कह सकते हैं ना, राष्ट्रीय क्रांति हुआ था, क्रांति, जिसके बाद शिक्षा में कौन था, वर्धा शिक्षा के पहले गोपाल कृष्ण गोखले ने और गोखले बिल पास किए थे ना, जिसमें प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क की बात की गई थी, ठीक है। तो हाँ, तो कौन सा क्या है उसका चैप्टर, राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन जब हुआ था, तो नेशनल जो एजुकेशन मूवमेंट जो चला था, ठीक है, उसके लिए उसमें क्या की गई थी, मांग की गई थी ना, प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क की जाए, प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क की जाए, क्योंकि शिक्षा के स्तर को हमें बढ़ाना है, ठीक है। तो यह बात कहीं ना कहीं बौद्ध शिक्षा, इसीलिए बौद्ध शिक्षा की विशेषताओं को, बहुत सारी ऐसी उसके मेरिट्स हैं, वैसी विशेषताएं हैं जो आज भी उसकी हमें कहीं ना कहीं संस्थाओं में ज़रूरत है, ठीक है। वह मांग हम स्वतंत्रता के पहले जहाँ शुरू की अंग्रेजों के समय में,
वह कहीं ना कहीं बौद्ध काल में ही था। ठीक है, बहुत बड़ी बात थी। यहाँ पे प्रवेश परीक्षा लिया जाता था। उच्च शिक्षा में क्या था? प्रवेश परीक्षा। प्रवेश परीक्षा ये भी कहीं ना कहीं आज विशेष है। ये इनकी शिक्षा पद्धति की बहुत बड़ी विशेषता थी। इनके उद्देश्य अब चाहे व्यापक थे। क्यों? अब व्यापक में क्या क्या था? उद्देश्य हो गए बहुत बड़ा था, जिसमें लौकिक और आध्यात्मिक दोनों शिक्षा की, दोनों को प्राप्त करना, व्यक्तित्व का विकास भी करना, व्यवसायिक कुशलता भी करना और उन्हें 4 आर्य सत्यों का भी ज्ञान कराना। ठीक है, तो उद्देश्य भी व्यापक थे। पाठ्यक्रम लौकिक और परमार्थिक दोनों पाठ्यक्रमों का कहीं ना कहीं उसमें क्या समावेश किया गया था? शिक्षा का पाठ्यक्रम। अगली बात हम देखते हैं कि इनकी जो शिक्षा पद्धति था उसमें शिक्षक और छात्र दोनों को समान, यानी कि दोनों को नियमों का पालन करना जरूरी था और शिक्षा प्राप्त करने का सबको समान अधिकार प्राप्त था। तो लोकतांत्रिक या जनतांत्रिक शिक्षा की व्यवस्था थी, कह सकते हैं ना। जो हम आज स्वतंत्रता के बात करते हैं, जनतांत्रिक, हाँ, शिक्षा की व्यवस्था, चाहे वह अनुशासन हो, चाहे छात्रों की स्वतंत्रता हो, चाहे शिक्षक पर अधिकार हो, इन सब की बात, ठीक है ना। शिक्षा पर अधिकार की बात करें, अब इसको तमाम आप पॉइंट बना। शिक्षा के छात्रों की स्वतंत्रता की बात करें, छात्रों एवं शिक्षक के शिक्षण व्यवसाय की बात करें, अगर व्यवसाय की बात करें, ठीक है, शिक्षा प्राप्त कर सब पे, यानी सबको समान अधिकार था। ऐसी कोई ना वर्ण व्यवस्था थी, ऐसा कोई ना नियम था कि शिक्षक की उन नियमों को सबको पालन करना था, यानी संघ के नियम सबसे ऊपर थे। ठीक है, अभी हमने कहा था कि शिक्षा में विशिष्टीकरण था। अब विशिष्टीकरण का मतलब क्या होता है? किसी एक विषय में विशेष प्रशिक्षण दिया जाए। और विद्यालय भी थे, कुछ विश्वविद्यालय, जहाँ पे कुछ ऐसे विश्वविद्यालय थे, शल्य चिकित्सा बहुत फेमस था, कुछ जगह तर्क शास्त्र, ठीक है ना, हेतु विद्या दी जाती थी। ठीक है, पहली बार शिक्षा में इनको पुस्तकालय थे, छात्रावास की व्यवस्था थी। यह पुस्तकालय की व्यवस्था, छात्रावास की व्यवस्था, ठीक है ना, पहली बार इन सारी चीजों की व्यवस्था की गई थी। तो देखा जाए बौद्धकालीन शिक्षा की बहुत सारी विशेषताएं हैं, है ना, बहुत सारी। हाँ, अभी तक हमने बौद्ध दर्शन के, बौद्ध शिक्षा पद्धति या बौद्ध दर्शन के हम विशेषताएं पढ़ रहे थे, उसके मेरिट्स पढ़ रहे थे, उसके जो विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे। ठीक है, कि क्या क्या उसके गुण हैं, क्या मेरिट्स हैं, वो सारी चीज़ें हमने देखा। अब उसकी कमियां क्या हैं हर शिक्षा पद्धति के, या हर कोई भी जो है दर्शन हो। हाँ, तो हमने देखा था कि बौद्धकालीन बौद्ध दर्शन की अनेक जो विशेषताएं थी, हर दर्शन के विशेषताओं के साथ साथ कुछ कमियां रहती हैं, वैसे ही बौद्ध काल में भी था। बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था के जो कमियां थी, क्या था, भी हमने कहा कि संघ की प्रशासनिक व्यवस्था जो थी संघीय हाथ में थी, तो कहीं ना कहीं ये कमी भी था, क्योंकि संघ अपने नियम के खुद संघ क्या हो गए, बाद में यह संघ कह सकते हैं ना स्वेच्छाचारी हो गए, अपने स्वेच्छा से नियम बनाने लगे। ठीक है, तो संघों में बाद में क्या हुआ, नियमों कुछ ना कुछ कमियां शुरू हो गई। संघ के जो भिक्षु थे वह संघों में स्वतंत्र हो गए, क्योंकि उनके ऊपर कोई भी नियम नहीं था। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इस शिक्षा व्यवस्था के उसके पतन में साथ दिए, है ना, उनके पतन में।
दूसरा, इन्होंने अनीश्वरवाद को माना, यानी कि ईश्वर को यह आस्था नहीं रखते थे, जबकि भारतीय जो यहाँ की जो संस्कृति थी, यहाँ की जो सभ्यता और संस्कृति थी, यहाँ की जो शिक्षण व्यवस्थाएं थी, इसके पहले जो धर्म था वह क्या था, ईश्वर को प्रमुखता से मानता है, सर्वे सर्वा मानता है। तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट इस दर्शन पे पड़ा। ठीक है, इनके जो संघों के नियम थे यह बहुत कठोर थे, बहुत ज़्यादा कठोर थे। तब भी व्यवस्था में, वो क्लास के लिए कर रहे होंगे कहीं, किसी भी व्यवस्था में क्या है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन किया जा सके। ये इनके कहीं ना कहीं कमियां थी। स्त्री शिक्षा को, जैसे वैदिक काल में था, बौद्ध काल में भी स्त्री शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया गया। कहीं ना कहीं इस पे यानी कि स्त्रियों को शिक्षा मठों और विहारों में नहीं होता था, बाद में 2-4 स्त्रियां ही मिलती हैं। तीसरे, स्त्री शिक्षा का कहीं ना कहीं समाज में कोई स्थान नहीं था। और लास्ट में देखा जाए तो बौद्ध धर्म और दर्शन विशेष अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करने पर इनका फोकस था, उसी पे ध्यान था। तो ये भी कहीं ना कहीं इनकी शिक्षा पर या इनके दर्शन की कमियां रही हैं। ठीक है, ये आज हमारा हो गया बौद्ध दर्शन। आज हम बौद्ध दर्शन एवं शिक्षा के बारे में हमने पढ़ा, कई क्लास पिछला हमने लिया है, आज वो कंप्लीट होता है। आगे नेक्स्ट क्लास में हम मुस्लिम दर्शन पढ़ेंगे। ठीक है, मुस्लिम दर्शन और शिक्षा के बारे में आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा। और जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोग क्लास को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने कमेंट्स भी डालें, ताकि हमें समझ में आए कि आपने कहाँ समझा, कहाँ नहीं समझा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।